गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए फाइनल ईयर राजनीति विज्ञान विषय में हम हमारे पेपर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित हमारा टॉपिक शीत युद्ध का अध्ययन कर रहे हैं। आज की कक्षा में हम नए शीत युद्ध की प्रकृति का वर्णन करेंगे, उल्लेख करेंगे कि नवीनतम शीत युद्ध किस प्रकार से पुराने शीत युद्ध से भिन्न था और इसमें किस प्रकार के क्या परिवर्तन हुए। हमने हमारी पिछली कक्षा में जो भी नवीनतम शीत युद्ध का जो भी घटनाक्रम था, विश्व के किसी भी क्षेत्र में जो भी अशांति के जो कारण हुए या दोनों महाशक्तियों के द्वारा जो भी आक्रामक कार्रवाई हुई उनका हमने अध्ययन किया था। आज हम ये देखेंगे कि जो नया शीत युद्ध हुआ 1980 से लगभग 88-89 तक, उसकी प्रकृति किस प्रकार की थी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि नए शीत युद्ध और पुराने शीत युद्ध का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, तो आपको ये देखना होगा कि नवीनतम शीत युद्ध हुआ, उसकी प्रकृति, उसका स्वरूप और ये किस प्रकार से दोनों महाशक्तियों के मध्य लड़ा गया। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये बात आपको समझना है कि जो नया शीत युद्ध है वो पुराने शीत युद्ध से कहीं अधिक भयंकर था। पुराना जो शीत युद्ध है उससे नया शीत युद्ध कई रूप से भयंकर कहा जा सकता है। और नया जो शीत युद्ध है उसका जो मुख्य केंद्र था वो एशिया था। एशिया महाद्वीप को इसने केंद्र बनाया, क्योंकि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि जब सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान में जो हस्तक्षेप किया गया और वहीं से एक प्रकार से नवीनतम शीत युद्ध का सूत्रपात माना जाता है। और रीगन प्रशासन ने जिस प्रकार से अमेरिका की विदेश नीति को परिवर्तित किया, तो दोनों महाशक्तियों के मध्य तनाव बढ़ना शुरू हो गया, नवीनतम शीत युद्ध प्रारंभ हुआ। लेकिन अब यह है कि पुराना जो शीत युद्ध है उसका जो केंद्र था वो यूरोप था। यूरोप पर ही लड़ा गया, यूरोप पर ही खेला गया। यूरोप को केंद्र में बनाकर ही पुराना शीत युद्ध लड़ा गया था। आपको पता होगा, जर्मनी, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप, इस प्रकार से पूरा यूरोप केंद्रित था पुराना शीत युद्ध। लेकिन जब नवीनतम शीत युद्ध की बात करते हैं तो आपको अच्छे ढंग से समझना चाहिए कि नवीनतम शीत युद्ध का जो मुख्य केंद्र था वो एशिया था। एशिया को ही केंद्र बनाकर ये नवीनतम शीत युद्ध लड़ा गया। दूसरा, ये जो नवीनतम शीत युद्ध है ये आपको समझना चाहिए कि ये कुछ साम्यवादी विरोधी नहीं था, ये सोवियत संघ का विरोधी था। जबकि हम पुराना शीत युद्ध देखते हैं तो वहाँ पर साम्यवादी विचारधारा का विरोध किया जाता है। साम्यवादी बनाम पूंजीवाद, उदारवाद, इसकी लड़ाई दिखाई देती है हमें। लेकिन यहाँ पर विचारधारा की लड़ाई समाप्त हो जाती है। और अगर आपको और भी बेहतर ढंग से समझना हो तो आप देखिए कि जो साम्यवादी विचारधारा का प्रवर्तक, समर्थक और वास्तविक यथार्थ स्वरूप में प्रतिपादित करने वाले देश चीन, खुद साम्यवादी देश है लेकिन अमेरिका का मित्र है, अमेरिका का समर्थक है। अब इस दौर में देखते हैं अमेरिका और चीन की अच्छी मित्रता है, तो फिर कहाँ गया साम्यवाद का विरोध। इसलिए आपको समझना है कि नवीनतम शीत युद्ध साम्यवाद का विरोधी नहीं है, बल्कि वो किसका विरोधी है? सोवियत संघ का। सोवियत संघ का पुरजोर विरोधी है, ठीक है ना। इसलिए आप समझ सकते हैं कि इस शीत युद्ध में विचारधारा को बिल्कुल परे कर दिया गया। विचारधारा को बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, उसकी तरफ पूरा ध्यान अपना केंद्रित किया ही नहीं दोनों महाशक्तियों ने, ठीक है। क्योंकि आप देखते हैं कि पुराने शीत युद्ध में विचारधारा के आधार पर लड़ा गया। कहते थे कि पुराना शीत युद्ध वैचारिक युद्ध था, विचारधारा का युद्ध था, लेकिन नवीनतम शीत युद्ध में ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता है, ठीक है। दूसरा, नए शीत युद्ध का जो मुख्य आधार है वो उपयोगिता तथा नए उनके स्वार्थ थे, न कि विचारधारा।
कहने का तात्पर्य दोनों ही महाशक्तियों के मध्य अपनी जो निहित स्वार्थ थे, अपने जो हित थे, अपनी जो उपयोगिता थी, उसी के आधार पर लड़े गए। इसलिए विचारधारा तो यहाँ पर कहीं नज़दीक में इर्द गिर्द भी दिखाई नहीं देती है। सोवियत संघ की शक्ति और प्रभाव के विस्तार के प्रति अमेरिका बहुत ही ईर्ष्यालु सतर्क था। अमेरिका को पता था कि सोवियत संघ कभी भी इस प्रकार की हरकत कर सकता है, इसलिए उस पर भरोसा था ही नहीं। साथ ही ईर्ष्यालु और सतर्क स्वभाव से ये अमेरिका ग्रसित था। इसलिए वो चाहता था कि सोवियत संघ का एशिया में प्रभाव कम बढ़े, उसकी शक्ति का विस्तार कम हो, उसके प्रभाव का विस्तार कम हो, क्योंकि जहाँ जहाँ सोवियत संघ की शक्ति और प्रभाव का विस्तार होता देखा गया, वहाँ अमेरिका इससे एक ईर्ष्यालु और एक द्वेष की भावना से देखता आया है। पुराने शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियों के मध्य बराबरी रखना प्रमुख था। अब देखो, जो पुराना शीत युद्ध है उसमें दोनों महाशक्तियों के मध्य एक बराबर का एक संतुलन रखना जरूरी था, जबकि नए शीत युद्ध में क्या है, प्रत्येक महाशक्ति विश्व राजनीति अपना प्रभुत्व बनाए रखने की कोशिश करती है। कहने के तात्पर्य पुराने शीत युद्ध में शक्ति संतुलन पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर अपने आप को बहुत ही विश्व राजनीति में सर्वोच्च और अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इस रूप में ये भिन्न है, इसलिए आपको समझना चाहिए कि नवीनतम शीत युद्ध और पुराने शीत युद्ध में किस प्रकार की हमें भिन्नता दिखाई दे रही है। नया शीत युद्ध है वो सीमित परमाणु युद्ध में विश्वास करते थे, सीमित परमाणु युद्ध में विश्वास करते थे, क्योंकि पता तो सबको था, दोनों को ही था महाशक्तियों को कि हम एक परमाणु शक्ति संपन्न राज्य हैं। अगर हमारे द्वारा कोई भी ऐसा कदम उठाया गया तो हम तो डूबेंगे, दुनिया को भी अशांति के खतरे में डाल देंगे। इसलिए सीमित युद्ध में विश्वास करने वाले दोनों एक नए शीत युद्ध के रूप में शुरुआत करते हैं। दूसरा नया शीत युद्ध है वो बहुकेंद्रवाद की ओर बढ़ा। अब जो पुराना शीत युद्ध है उसमें दो ही केंद्र है, एक अमेरिका और सोवियत संघ, लेकिन जो नवीनतम शीत युद्ध है वो बहुकेंद्रवाद, क्योंकि चीन का जो उदय हो रहा है, ठीक है, और आप समझेंगे कि अमेरिका के साथ जो ब्रिटेन फ्रांस थे वो भी अपनी एक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं, ठीक है, और सोवियत संघ के जो भी पक्षधर राज्य थे वो भी धीरे धीरे अपनी स्वतंत्र विदेश नीति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो कह सकते हैं कि यह जो नया शीत युद्ध है वो बहुकेंद्रवाद की ओर अग्रसर है। पुराना शीत युद्ध में महाशक्तियों की जो प्रतिद्वंद्विता का मुख्य क्षेत्र था वो यूरोप था, जबकि अब नवीनतम जो शीत युद्ध है वो मैंने आपको पूर्व में बताया कि एशिया को केंद्र मानकर, और विशेषकर कहाँ पर, फारस की खाड़ी, पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और हिंद महासागर था। आपको पता होगा डिएगो गार्सिया, जहाँ पे अमेरिकी नौसैनिक अड्डा था। तो इन क्षेत्रों पर अपना दबदबा कायम करने के लिए अमेरिका पुरजोर ढंग से यहाँ खड़ा है। पुराने शीत युद्ध में शामिल होने के लिए यूरोपीय देश मजबूर थे, आपको पता था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इतने धराशायी हो चुके थे, इतने बर्बाद हो चुके थे, अब इनको वापस अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत मुश्किल था। इसलिए मजबूर थे कि जैसा अमेरिका का आदेश वो मानने के लिए तैयार थे, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य वो अपनी सुरक्षा और आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए किस पर निर्भर थे, अमेरिका पर। तो जब अमेरिका पर निर्भर थे तो अमेरिका, देखो, दुनिया में कोई किसी को निस्वार्थ भाव से किसी की कोई सहायता नहीं करता है। अमेरिका को भी अपना स्वार्थ था कि मैं इनकी सहायता करके मैं अपने कई हितों की पूर्ति कर सकता हूँ, इसलिए वो सब कुछ अमेरिका पर निर्भर थे। लेकिन जब स्थिति देखते हैं नए शीत युद्ध में स्थिति काफ़ी बदल गई थी। फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी अब अमेरिकी विदेश नीति के पीछे लघु बनकर नहीं रह सकते थे। कहने का तात्पर्य कि नवीनतम शीत युद्ध के दौर में फ्रांस और अमेरिका, नवीनतम शीत युद्ध के दौर में फ्रांस और जो पश्चिमी जर्मनी कहा जाता है, ये अब अमेरिका की सैटेलाइट बनकर नहीं रहे, उपग्रह बनकर अब नहीं रहे, या उसके पिछले लघु राज्य बनकर नहीं रह सकते थे, क्योंकि इन्होंने खुद ने जिस प्रकार से परमाणु बमों का सफलतापूर्वक विस्फोट कर लेने के बाद फ्रांस अपनी सुरक्षा के लिए अब अमेरिका पर निर्भर नहीं था। इसलिए जब अपनी सुरक्षा अपन खुद स्वयं कर सकते हैं तो दूसरों पर निर्भरता किस बात की। इसलिए फ्रांस अब चटपटा रहा था कि मैं मेरी स्वतंत्र विदेश नीति का अनुगमन करते हुए आगे बढ़ूँ, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं
प्रथम विश्व युद्ध में जो हमारे निर्गुट आंदोलन का जो उद्देश्य है, सॉरी माफ करना, द्वितीय विश्व युद्ध में निर्गुट आंदोलन का जो उद्देश्य महाशक्तियों के मध्य सेतुबंध कार्य करना था, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी लगभग 1961 के आसपास जो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक आविर्भाव हो रहा है, एक विश्व राजनीति में अपनी प्रमुखता से अपनी एक पहचान बना रहे हैं, तो इनका उद्देश्य क्या था कि तनाव कम किया जाए, शांति सुरक्षा सद्भाव बना रहे, इसलिए महाशक्तियों के मध्य एक सेतुबंध का कार्य करते थे। जब भी कभी तनाव बढ़ता तो एक सेतुबंध के रूप में अर्थात एक पुल का कार्य करते थे। ठीक है, लेकिन अपन ये जो नवीनतम शीत युद्ध का जो काल देखते हैं, इसमें जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र हैं स्वयं गुटबंदी के शिकार होते जा रहे हैं, और जो गुटनिरपेक्ष का जो मंच है, मंच पर कुछ देश अमेरिका की तरफदारी करते हैं तो कुछ सोवियत संघ की तरफदारी। इसलिए कह सकते हैं कि नवीनतम शीत युद्ध में ये निर्गुट आंदोलन अर्थात गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो भी सदस्य राष्ट्र हैं, अब वो इस प्रकार से भूमिका नहीं निभा रहे हैं जो पहले कभी पुराने शीत युद्ध में निभा रहे थे। इसलिए वो इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मंच पर कभी अमेरिका की तरफदारी करते हैं तो कभी सोवियत संघ की। सब अलग अलग राष्ट्र हैं, तो कहने का तात्पर्य बिखरे हुए स्वरूप में दिखाई देता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि पहला शीत युद्ध था वो सोवियत मजबूरी थी, तो दूसरा शीत युद्ध है वो अमेरिकी मजबूरी थी। समझ सकते हो कि पुराना शीत युद्ध था वो सोवियत संघ की मजबूरी थी कि उसको लड़ा जाए, लेकिन दूसरी शीत युद्ध किसकी मजबूरी थी? अमेरिकी मजबूरी थी। अमेरिका क्यों? क्योंकि देखो जिस प्रकार से पुराने शीत युद्ध की बात करें तो अमेरिका के द्वारा परमाणु परीक्षण करना, अपनी ज़बरदस्त शक्तिशाली के रूप में विश्व में अपनी आइसोलेट की पॉलिसी को त्याग करके एक महाशक्ति के रूप में बाहर आना, तो इससे ये सोवियत संघ को बहुत बड़ा खतरा महसूस हो रहा था, इसलिए मजबूरी थी सोवियत संघ की। लेकिन दूसरे शीत युद्ध या नवीनतम शीत युद्ध में देखते हैं तो जिस प्रकार से सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान में जो हस्तक्षेप हो रहा है और जिस प्रकार की काम कर रहा है, तो इससे निपटने के लिए अब अमेरिका की मजबूरी दिखाई देती है। अमेरिका विश्व में शस्त्रों का निर्यात करना चाहता था, नाटो के सैनिक बजट में वृद्धि करना चाहता था और मित्र राष्ट्रों का शस्त्रीकरण करना चाहता था। इससे इन सब उपायों के द्वारा वो सोवियत संघ के प्रभाव को सीमित करना चाहता था, रोकना चाहता था। आई बात समझ में? तो ये थे नवीनतम शीत युद्ध की प्रकृति, जिसमें हमने देखा कि दोनों ही महाशक्तियों के मध्य पुराने शीत युद्ध की अपेक्षा नवीनतम शीत युद्ध किस प्रकार से भिन्न है, उसका स्वरूप, उसकी प्रकृति को हमने समझा। अब हम समझते हैं नए शीत युद्ध का हाश मतलब उसका पतन, उसका कमजोर होना, कि नया शीत युद्ध आखिर कब किस प्रकार से अब कमजोर होता है, उसका हास होता है और एक नए दितांत का उद्भव होता है। किसका? नए दितांत का। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नए शीत युद्ध लगभग 7 से 8 वर्षों के अंदर अंदर दोनों महाशक्ति और उनके गुटकर्ताओं ने ये महसूस करना शुरू कर दिया कि अब शीत युद्ध को समाप्त किया जाए। लगभग अपन देखते हैं कि 1987-88 के आसपास दोनों ही महाशक्तियों का एहसास हो गया कि भाई ये बंद करो, ये शीत युद्ध बंद करो, इसको समाप्त करो। ठीक है, विशेषकर जब सोवियत संघ का नेतृत्व मिखाइल गोर्बाचेव के पास आया और गोर्बाचेव द्वारा उठाए गए निर्भीक कदम, आपको पता है पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट, इस प्रकार की जो जबरदस्त तरीके से जो कदम उठाए गए थे तथा विश्व जनमत का सम्मान करते हुए, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की मांग को देखते हुए, शस्त्र नियंत्रण पर ध्यान देते हुए और निशस्त्रीकरण पर बल देते हुए अमेरिका द्वारा ऐतिहासिक INF संधि जो 1985 में हुई, ये सब घटनाक्रम ने एक बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन के संकेत दे दिए। इससे यह एहसास हो गया कि अब ये नवीनतम शीत युद्ध भी लंबा चलने वाला नहीं है, बेहद निकट भविष्य में ये शांति के मार्ग की ओर अग्रसर होगा। आई बात समझ में? इसलिए आप देखिए कि एक तो गोर्बाचेव
के द्वारा जो भी जिस प्रकार की नीतियाँ अपनाई गई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में जो खुलापन की या आर्थिक पुनरुद्धार की जो नीतियाँ अपनाई, इससे सोवियत संघ के जनता में बहुत बड़ी एक स्वतंत्रता के प्रति ललक जगती है और वो एक आज़ाद पंछी की तरह वो उड़ना चाहते हैं। अब वो इस शीत युद्ध से तंग आ चुके हैं, वो अब इस लोहा आवरण की नीति में दबे रहना नहीं चाहते हैं, वो खुला विचरण करना चाहते हैं। इसलिए अंदर ही अंदर जिस प्रकार से ये हो रहा है। दूसरा, अब विश्व जनमत भी परेशान था कि ये लंबे 1945-46 से लेकर अब 90 तक यानी 80 का दशक भी खत्म होने आया है। कब तक आखिर ये डर के साए में, भय के वातावरण में कब तक दबे रहेंगे? ये समाप्त होना चाहिए। इसलिए विश्व जनमत भी ये चाहता था कि जल्दी से जल्दी ये शीत युद्ध खत्म हो। और दूसरा, जो भी गुटनिरपेक्ष राष्ट्र थे 1961 में अस्तित्व में आए हुए और इनकी संख्या भी बहुत बढ़ चुकी थी, ये हर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, क्षेत्रीय मंच पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर हर एक जगह अपनी आवाज़ उठा रहे थे कि अब बस शीत युद्ध खत्म किया जाए और विश्व, हमारा पूरा संसाधन, हमारी पूरी शक्ति विश्व कल्याण में, अपने राष्ट्र के विकास में पूरा ध्यान केंद्रित करें। इसलिए हम चाहते हैं कि स्वतंत्रता, समानता के आधार पर सब कुछ राष्ट्रों का अपना अस्तित्व बना रहे और ये सब कुछ शीत युद्ध है समाप्त किया जाए। शस्त्र नियंत्रण, जिस प्रकार से शस्त्रों का उत्पादन हो रहा था, शस्त्रों का निर्यात हो रहा था, देशों का शस्त्रीकरण हो रहा था, गुटबाजियाँ हो रही थी, सैनिक संधियों को बढ़ावा दिया जा रहा था, रोको, इनको रोको। और सबसे ज़्यादा हर देश निशस्त्रीकरण पर बल दे। निशस्त्रीकरण पर सबसे ज़्यादा बल देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस, संधियाँ, सम्मेलन इस प्रकार से होते आए। और यही नहीं, जब विशेषकर अमेरिका के द्वारा जब INF संधि की गई, तब इन सब घटनाक्रम से ये सकारात्मक प्रभाव पड़ा कि अब शीत युद्ध, जो नवीनतम शीत युद्ध था, उसका ह्रास होना, उसका पतन होना और नए दितांत का उद्भव होना बहुत ही नज़दीक दिखाई दे रहा था। ठीक है, अब ये परिवर्तन कुछ घटनाओं को प्रतिबिंबित करते थे, कुछ घटनाएं भी ऐसी हो रही थी जिससे ये एहसास हो रहा था कि अब ये बहुत इसका शीत युद्ध का पतन बहुत नज़दीक दिखाई दे रहा है। आप देखिए, ईरान इराक युद्ध की समाप्ति हो चुकी थी, अफगानिस्तान से सोवियत रूस हट गया था, सोवियत संघ अफगानिस्तान से हट गया था, नामीबिया की स्वतंत्रता के लिए चतुर्पक्षीय समझौता हो चुका था, सोवियत संघ द्वारा घोषित शस्त्रों में कटौती तथा नाटो शक्तियों में अमेरिका द्वारा शस्त्र कटौती की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसलिए समस्या तो दोनों की थी, तो दोनों ने शस्त्र कटौती पर स्वीकृति दे दी। यही नहीं, गोर्बाचोव ने अपनी चीन यात्रा की और परिणाम स्वरूप चीन और रूस का पुनर्मिलन भी हो गया। कंबोडिया से वियतनामी सेनाओं को हटाने पर जो समझौता हुआ, उस दिशा में भी प्रगति हुई। कोरियाई एकता में एक मतलब क्यों कह सकते हैं कि कोरियाई एकता की बढ़ती संभावना है, यह भी इस शीत युद्ध को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। दूसरा, फिलिस्तीन द्वारा इजराइल को मान्यता दे दी गई। फिलिस्तीन के प्रश्नों पर अमेरिका तथा फिलिस्तीनी मुक्त संगठन के बीच समझौता हो गया था, बातचीत चल रही थी। साइप्रस के यूनानी तथा तुर्क समुदायों के नेताओं के मध्य स्थिति वार्ता हो रही थी। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बढ़ती भूमिका में विश्वास बढ़ता जा रहा था कि संयुक्त राष्ट्र अब शक्तिशाली तौर पर ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो भी समस्या हैं, उन समस्याओं का धीरे धीरे समाधान कर रहा है। राजीव गांधी और गोर्बाचोव द्वारा संयुक्त रूप से घोषित नई दिल्ली घोषणा पत्र, जिसमें भी हमारे अच्छे संबंध और हमारी जो भूमिका थी शीत युद्ध को समाप्त करने में, तो इस प्रकार से इन विभिन्न घटनाक्रमों को देखते हैं। और यही मैंने आपको पूर्व में बताया कि 1987 में INF संधि के बाद अमेरिका और सोवियत संघ में आपसी विश्वास और सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चलना दोनों ने आरंभ कर दिया। अब वो दोनों के मध्य तनाव और जो अविश्वास और द्वेष की भावना थी, वो अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है और एक विश्वास यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक नए तरीके से क्रिएट हो रहा है। तो लग रहा है कि अब दोनों देशों के मध्य जो जमी हुई बर्फ़ है, वो धीरे धीरे पिघल रही है और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जिसका मैंने उल्लेख किया, इन सभी घटनाक्रमों ने एक पूरा ध्यान आकर्षित किया
और दूसरे विश्व में इन दोनों देशों महाशक्तियों के मध्य जिस प्रकार से संबंधों में नज़दीकता आई, तो धीरे धीरे ये सब शीत युद्ध जो चल रहा था उसका पतन होना स्वाभाविक हो गया और दोनों देशों के मध्य एक शांति सद्भाव का वातावरण बनना शुरू हो गया।